नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं का ये हमारा 5वां वीडियो लेक्चर है। आज की इस क्लास में हम शिशु व मातृ मृत्यु दर एवं टीकाकरण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट कर देंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप महिला परीक्षा का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। सिर्फ 27 रुपये में आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। और अगर आप भाग 1 मतलब पार्ट 1 का ही सिलेबस चाहते हैं तो पार्ट 1 का भी आपको पैकेज मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। आपको घर बैठे सब कुछ वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट कोर्स दे दिया जाएगा। और एप्लीकेशन के अंदर डेमो कैसे देखना है, परचेज कैसे करना है, उसके लिए आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो भी दिया गया है एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है शिशु व मातृ मृत्यु दर। तो अगर आप जैसे भाग 1 का सिलेबस देखते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कर्तव्य जिसमें लिखा हुआ है भाग 1 का सिलेबस, उसमें चौथे नंबर पर ये चौथा पॉइंट है शिशु व मातृ मृत्यु दर। अब तक हमने 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। ये चौथा सेक्शन है, आज कंप्लीट हो जाएगा। बचे और जो लगभग 5 सेक्शन है वो बहुत जल्दी हम ख़त्म कर देंगे। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जैसे कि आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको क्लासेस मिल रहे हैं। बहुत एनालिसिस करके, बहुत मेहनत से हम ये क्लास लेकर आए हैं। अगर आप आज का वीडियो देखेंगे और इस टॉपिक से संबंधित कोई सा भी बुक अभी तक जो मार्केट में आया है, कोई सा भी बुक आप फॉलो करो, इतना डेटा, इतना सब कुछ आपको एक ही बुक में मिलना पॉसिबल नहीं है। और ना ही कोई भी आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें इतना डिटेलिंग किया गया है। तो वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना ही आप फोकस स्टडी करिए। तो पढ़ते हैं, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मातृ मृत्यु दर को समझते हैं, जिसको शॉर्टकट में MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेफिनेशन मतलब परिभाषा समझते हैं। इसके अनुसार गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। सरल शब्दों में प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को ही हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं। एक साल में जैसे गर्भवती महिलाओं जितने 1 लाख बच्चों को जन्म दिया है, जिन महिलाओं ने, उनमें से कितने महिलाओं का डेथ हो जाता है वो होता है मातृत्व मृत्यु दर या MMR। मातृ मृत्यु दर दुनिया के सभी देशों में प्रसव के पूर्व या उसके दौरान या बाद में माताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के प्रयासों के लिए एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक है। ठीक है, एक तरह का एक संकेतक है कि दुनिया में प्रसव के पूर्व या होने वाली उसके दौरान, जो भी प्रसव के दौरान जो भी स्वास्थ्य सुरक्षा होता है उसमें कितना सुधार किया जा रहा है, ये इसका संकेतक है मातृ मृत्यु दर। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको आपको SRS भी लिखा था शॉर्टकट में, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय ने भारत में वर्ष 2016-18 में मातृ मृत्यु दर जारी किया। अब इस SRS सिस्टम के अनुसार जो भारत में मातृ मृत्यु दर है वो कितना है वो हम देख लेते हैं। 2015-17 में 122 और 2014-16 में 130 के स्तर से घटकर वर्ष 2016-18 में 113 रह गई है। तो भारत का आपको मातृ मृत्यु दर याद रखना है। वर्ष 2016-18 में 100 कितना है, 13। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये मातृ मृत्यु दर जो है वो कम होते जा रहा है। तो ये जो डेटा है 113 वो आप याद रखेंगे। कब का डेटा है? ये SRS 2016-18 का रिपोर्ट है जिसमें मातृ मृत्यु दर 113 बताया गया है। विभिन्न राज्यों का मातृ मृत्यु दर हम देख लेते हैं। तो मातृ मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? असम में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरीके से टोटल आप आगे देखते जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 5वें स्थान पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का मातृ मृत्यु दर कितना? 159। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम आप याद रख लेना, सबसे ज़्यादा है असम में 215, सबसे कम है केरल में मात्र 43। ठीक है, मतलब केरल में
1 लाख जन्मों पर बच्चे जितने जन्म लेते हैं उनके जो माताएं होते हैं 1 लाख में से सिर्फ 43 का जो है वो देहांत हो जाता है। इस तरीके से ये निकाला गया है। उसी तरीके से असम में 215 यहाँ पे मातृ मृत्यु दर है। छत्तीसगढ़ का स्थान 5वां है और छत्तीसगढ़ में 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी जो 159 है वो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ की 100 से कम इसको लाया जाए। मातृ मृत्यु दर 2001-3 में प्रति 1 लाख जीवित जनों पर भारत में 301 एवं छत्तीसगढ़ में 379 थी, जो घटकर भारत में 113 हो गया जैसे हमने देखा, और छत्तीसगढ़ में 159 हो गया। तो ये टेबल आप याद रखेंगे, लेटेस्ट डेटा ये 2016-18 वाला डेटा आप याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ का कितना है 159 और भारत का है 113। ये डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको ये छत्तीसगढ़ का है और यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है वो भारत का है। और मातृ मृत्यु दर जैसे आप देखेंगे 2001 से लेकर 2016 तक तो ये नीचे गिरता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मातृ मृत्यु दर में काफ़ी सुधार आया है। अभी का आपको याद रखना है 159 और 113। 159 जो है छत्तीसगढ़ का है, 113 भारत का है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पिछले 1 दशक में किए गए सुधारों की वजह से एमएमआर में लगातार कमियां हैं। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए एमएमआर में 1 दशक में वृद्धि देखी गई है या कमी देखी गई है। तो आपको याद रखना है कि लगातार कमी आई है, क्योंकि स्वास्थ्य सुधार जो है उसमें ध्यान दिया जा रहा है। जो भी हेल्थ से रिलेटेड योजना है वो सही डायरेक्शन में काम हो रहा है इंडिया में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एमएमआर में मतलब मातृ मृत्यु दर में सुधार आया हुआ है। अब जैसा कि हमने देखा कि रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के बारे में पढ़ा कि इसने रिपोर्ट दिया है, तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जनसंख्या की गणना करने और देश में मृत्यु और जन्म के पंजीकरण के कार्यान्वयन के अलावा यह नमूना पंजीकरण प्रणाली, इसी प्रणाली के आधार पर मातृ मृत्यु दर निकाला गया। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का उपयोग करके प्रजनन और मृत्यु दर के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करता है। तो इसका काम क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर का अनुमान प्रस्तुत करना। किस प्रणाली से, नमूना पंजीकरण प्रणाली, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS जिसको हम कहते हैं। SRS देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण है। हो सकता है कि जैसे 120 नंबर में आया तो थोड़ा डिटेल पूछ दिया जाए, तो SRS याद रखेंगे। इसी प्रणाली से जो है मातृ मृत्यु दर निकाला जाता है, जिसमें अन्य संकेतक राष्ट्रीय प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से मातृ मृत्यु दर का प्रत्यक्ष अनुमान प्रदान करते हैं। तो ये प्रणाली है SRS, जिसके द्वारा हम मातृ मृत्यु दर का अनुमान लगाते हैं भारत में। भारत में मातृत्व मृत्यु दर के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, जैसे कि अदर कंट्री से कंपेयर किया जाए भारत को, तो भारत का कहीं ना कहीं अभी भी मातृ मृत्यु दर थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसके क्या क्या कारण हैं ये हम देखते हैं। भारत में मातृ मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में असुरक्षित गर्भपात, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जो है सुरक्षा ना रख पाना, प्रसव पूर्व और प्रसव उपरांत रक्तस्राव, अरक्तता, विघ्नकारी प्रसव वेदना, उच्च रक्तचापी विकार तथा प्रसवोत्तर विषाक्तता आदि शामिल है। तो इसके अतिरिक्त देखिए भारत में बहुत सारी समस्याएं भी हैं, जैसे बाल विवाह करवाना है ना, निर्धनता, गरीबी भी ऐसी कारण जिसके कारण जो है समय पे इलाज ना हो पाना, अज्ञानता, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अशिक्षा, अज्ञानता तथा रूढ़िवादिता, 2 संतानों के मध्य कम अंतर करने पर भी प्रॉब्लम होता है, अविवेकपूर्ण मातृत्व, अस्वास्थ्यकर सामाजिक कुरीतियाँ, बहुत सारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ हैं जिसके कारण भी समस्या हो जाता है, देश में चिकित्सालयों तथा मातृत्व केंद्रों की कमी, समाज में स्त्रियों की उपेक्षा तथा कल्याणकारी संस्थाओं का अभाव आदि प्रमुख कारण है। अब ऐसे ये फैक्ट है, ये सब आपको पता है, ये ऐसा नहीं कि इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन MCQs में बनते भी नहीं कि पूछे जाएंगे, बट एक तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण मातृ मृत्यु दर में तेजी आई है। भारत में तेजी नहीं कह सकते, जिसके कारण मातृ मृत्यु दर भारत में एग्जिस्ट करता है, वैसे तो कमी आती जा रही है। अगला है सरकार की पहले, मतलब मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता तथा उसकी व्यापक पहुंच में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कारण
मातृ मृत्यु दर के साथ साथ शिशु मृत्यु दर और स्वास्थ्य वगैरह में सुधार हुआ है। इसके अंतर्गत लक्ष्य पोषण अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा हाल ही में लॉन्च सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इनिशिएटिव, जिसको सुमन के नाम से भी जाना जाता है, ये योजना शामिल है जो सरकार कर रहा है। अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नगद सहायता उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। अगर आप अस्पताल में प्रसव कराओगे तो सहायता राशि दी जाएगी। तो एक तरह का ये प्रोत्साहन है जिसमें महिलाएं प्रेरित होकर घर में प्रसव न करके अस्पताल में करवाएंगी, है ना। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई है। तो जितनी योजनाओं के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, इसका डिटेल तो हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में इन सारी योजनाओं का डिटेलिंग भी दिया गया है। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक तौर पर सुनिश्चित व्यापक एवं उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान कराए जाने का प्रावधान है। कब? प्रत्येक माह की 9 तारीख को देखभाल के लिए जो भी प्रसव पूर्व देखभाल होगा उस ये सब कराने के लिए प्रावधान है प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत। अस्पतालों में प्रसव की दर में छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी हम देखते हैं। संस्थागत प्रसव की दर NFHS 3 2005-06 की रिपोर्ट के हिसाब से 14.3% ही मात्र थी, जो बढ़कर 70.2% 2015-16 की रिपोर्ट हम देखें तो 70.2% है। तो यहाँ पे आप देखेंगे संस्थागत प्रसव छत्तीसगढ़ में पूछा जा सकता है संस्थागत प्रसव का परसेंटेज, तो 70.2%। शासकीय अस्पतालों में प्रसव का परसेंटेज जो है वो है 55.9%। ये जो परसेंटेज है वो याद आप रखिएगा। प्रसव पूर्व जांच क्या क्या होता है, प्रसव पूर्व जांच और किस तरीके से होता है, इसके साथ साथ अभी हम छत्तीसगढ़ की स्थिति पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ANC प्रसव पूर्व जांच होता है। जांच के क्या क्या प्रकार है? प्रथम तिमाही में ANC जांच, तो इसमें हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति 70.8% है और कम से कम 4 ANC जांच, 4 बार जो ANC जांच है उसमें छत्तीसगढ़ का परसेंटेज है 59.1%। तो इस स्लाइड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, संस्थागत प्रसव 70.2% छत्तीसगढ़ में, आप याद रखेंगे। फिर अगला टॉपिक है शिशु मृत्यु दर। जैसे मातृ मृत्यु दर हमने पढ़ा उसी तरीके से शिशु मृत्यु दर हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को आप याद रखेंगे। जैसे मातृ मृत्यु दर 1 लाख माताओं के हिसाब से निकाला जाता था, ठीक है। 1 लाख बच्चे को जन्म देने वाली माताओं के हिसाब से ही निकाला जाता था कि कितने माताओं का देहांत हुआ है। लेकिन शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 के हिसाब से निकाला जाता है। प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मृत शिशुओं की संख्या, ठीक है। कुछ बच्चे क्या है 1-2 महीने ही रहते हैं, उसके बाद उनका डेथ हो जाता है बच्चों का। कुछ जो है 6-7 महीने के बाद अगर डेथ हो जाता है तो ऐसे सभी शिशु को काउंट किया जाएगा जो 1 वर्ष से या उससे कम मृत हो जाते हैं, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है? प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मृत शिशुओं की संख्या है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर द्वारा प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष में कम उम्र में बच्चों की मौत की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अगर जन्म दर आपको पूछा जाए तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जन्म दर से तात्पर्य प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों पर जीवित शिशुओं की कुल संख्या, इसमें मृत शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर में, तो सेम चीज जन्म दर में क्या है? जीवित बच्चों की संख्या। समय से पहले प्रसव, संक्रमण, जन्म के समय रक्त में ऑक्सीजन की कमी एवं जटिल प्रसव के दौरान उपचार की देरी शिशु मृत्यु दर को बढ़ाती है। भारत की शिशु मृत्यु दर 33 है। आपको कहीं कहीं पे ये 32 दिखेगा, लेकिन ये आप याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में 33 ना दिखे तो आप 32 चाहे तो ले सकते हैं। भारत की शिशु मृत्यु दर जो है अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 33 है। एक जगह और अलग इसका मैं आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में
कारण तथा राज्य स्थापित होने से अब तक शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। चाहे मातृ मृत्यु दर हो या शिशु मृत्यु दर है, इसमें गिरावट देखी गई है ना। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 2001 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 था जो शिशु मृत्यु दर, वो 2018 की स्थिति में घटकर 41 हो गया है। 2018 की स्थिति में आप याद रखेंगे कि 41 प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में 41 है, याद रखना। और 2030 तक इस 41 को कम करके 15 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत एवं छत्तीसगढ़ में विभिन्न वर्षों में शिशु मृत्यु दर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था भारत में 33 है, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ में यहाँ पे लिखा हुआ है 32 भारत का और यहाँ पे 41 लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ का। 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत एवं छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर जो है यहाँ पे आप याद रखेंगे 41 है छत्तीसगढ़ का। ये जो ब्लू वाला लाइन है वो है छत्तीसगढ़ का और रेड वाला जो लाइन है वो भारत का। तो भारत के यहाँ पे 32 दिख रहा है। क्या क्या समाधान है शिशु मृत्यु दर को कम करने का? राज्यों की प्रतिक्रिया सबसे बड़ा देखिए, इस स्वास्थ्य एक तो क्या है, राज्य सूची का हिस्सा है, मतलब स्वास्थ्य में पूरा काम जो है राज्य के अंतर्गत ही होता है। तो राज्य की जिम्मेदारी होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और वहाँ पे अच्छा काम करे। प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल में पर्याप्त स्वास्थ्य जांच करवाएं और जो प्रसव पूर्व जो आवश्यक दवाएं हैं उनका सेवन करवाया जाए। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पुनरुद्धार, मैं सिर्फ हेडिंग पर देता हूँ क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही इसका कोई एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पुनरुद्धार मतलब जो भी देखभाल होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से कराया जाए। बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाइयाँ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए जन्मजात बच्चों की देखभाल के लिए इंटेंसिव यूनिट केयर स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर शिशु मृत्यु दर ना हो उनसे संबंधित चीज़ें करवाया जाए। जनशक्ति का संवर्धन, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। फिर अगला टॉपिक है टीकाकरण। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता मतलब इम्यूनिटी विकसित करने के लिए कोई भी चीज़, अगर चाहे वो दवाई खिलाई पिलाई जाती है या इंजेक्शन दिया जाता है, बॉडी के अंदर कोई चीज़ डाला जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो उससे ही हम सरल शब्दों में टीका या वैक्सीन कहते हैं। और इस पद्धति को टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि भी माना जाता है। जैसे अभी हाल में कोरोना आ गया था, तो कोरोना के लिए भी टीका बनाया गया ताकि उसको रोका जा सके और उस जो बीमारी है कोरोना, उसके प्रति हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित किया जा सके, ठीक है। तो ये होता है टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य कि कोई भी बीमारी हो उससे लड़ने की क्षमता शरीर में डाला जाता है, वो होता है टीका। टीके एंटीजेनी पदार्थ होते हैं। टीके के रूप में दी जाने वाली दवा या तो रोगकारक जीवाणु या विषाणु की जीवित किंतु क्षीण मात्रा होती है, मतलब बहुत ही छोटा मात्रा, या तो जीवित या तो मृत भी होता है, या फिर इनको मार कर या अप्रभावी करके, निष्क्रिय करके, या फिर कोई शुद्ध किया गया पदार्थ जैसे प्रोटीन आदि हो सकता है। तो टीका कैसे बनता है? कोई भी जो जीवाणु विषाणु होता है जिसके कारण बीमारी होता है उसको सही तरीके से मतलब बॉडी में डाल दिया जाता है, या तो उसको जीवित तरीके से भी डाल दिया जाता है या तो मार कर डाल दिया जाता है, तो वो होता है एंटीजेनी पदार्थ जिससे टीका बनता है। टीकाकरण का महत्व, इसको भी एक लाइन में पढ़ लेते हैं, इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं क्योंकि एमसीक्यू सब इसका बनता नहीं, बस हम जान लेते हैं कि इसका क्या महत्व है। टीकाकरण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। टीकाकरण से बच्चों में कई संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होती है
तथा समुदाय के स्वास्थ्य के स्तर में भी सुधार आता है। तो टीकाकरण का महत्व आप सबको पता ही है। क्यों लगाते हैं? रोगों से लड़ने के लिए लगाते हैं। टीकाकरण से बच्चों में किन किन रोगों से सुरक्षा संभव है? तो ये जो मुख्य 6-7 बीमारी हैं जिससे लड़ने के लिए बच्चों को टीका लगाया जाता है, ये हम देख लेते हैं। ये पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टीका भी लगाया जाता है, ये हम पढ़ेंगे आगे, उससे संबंधित पूछा जा सकता है। या फिर ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि निम्न में से किस बीमारी को बचने के लिए बच्चों में टीका वगैरह लगाया जाता है। ठीक है, कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो ये 6 गंभीर संक्रामक बीमारी हम देख लेते हैं। कौन कौन सा है? खसरा, टेटनस जिसको धनुष बाह्य भी कहा जाता है, पोलियो, क्षय रोग, गलघोंटू, काली खांसी और हेपेटाइटिस बी। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को टेटनस के टीके लगाकर उन्हें व उनके नवजात शिशुओं को टेटनस से बचाया जाता है। गर्भवती महिलाओं को टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है। पोलियो के अतिरिक्त सभी रोग प्रतिरक्षण टीके इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। अब पोलियो का आपने देखा होगा कि आप अमिताभ बच्चन का ऐड भी आपने सुना ही होगा, 2 बूंद जिंदगी की। तो वो जो 2 बूंद है वो मुंह से पिलाया जाता है। तो पोलियो के अतिरिक्त जो बाकी टीका है या तो इंजेक्शन के द्वारा या तो दवा द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये जो पोलियो है इसमें आपको याद रखना है कि टीके की दवा बच्चे के मुंह में पिलाया जाता है पोलियो का। भारत में बीमारियों की स्थिति देखते हुए भारत सरकार ने निम्न राष्ट्रीय टीकाकरण सूची तैयार की है जिसके अनुसार समय समय पर टीके लगवाने चाहिए। तो कौन कौन से टीका लगता है, कौन कौन सी बीमारी पर, ये हम अब आगे देखते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गर्भवती महिला एवं गर्भ में पल रहे बच्चे को टिटनस बीमारी से बचाने के लिए टीका लगाया जाना चाहिए। गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके ये इंजेक्शन्स वगैरह मतलब ये टीका लगाना चाहिए। कौन कौन से? टिटनस टॉक्साइड प्रथम, बूस्टर टीका द्वितीय टीका 1 माह के अंतराल में। ठीक है, ये पहला टीका। उसके बाद बूस्टर टीका जो है जो द्वितीय टीका होगा इसका वो 1 माह के अंतराल से लगना चाहिए। यदि पिछले 3 वर्ष में 2 टीके लगे हैं, यदि टिटनस का जो है पिछले 3 वर्ष में अगर 2 टीका ऑलरेडी लग चुका है तो केवल 1 टीका ही पर्याप्त रहेगा। 2 बार या फिर बूस्टर टीका लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। बच्चे के लिए टीकाकरण की सूची हम देख लेते हैं। तो जन्म के समय कौन कौन सा टीका लगेगा? BCG का टीका, OPV की 0 खुराक, हेपेटाइटिस बी का टीका लगेगा। ठीक है, फिर 6 सप्ताह के बाद BCG अगर जन्म के समय ना दिया गया हो तब। उसके बाद DPT पहला टीका, OPV पहली खुराक और हेपेटाइटिस बी पहला टीका। ठीक है, तो जन्म के समय आप याद रखेंगे BCG का टीका। यहाँ पे तो इसका 0 खुराक 0 टीका लिखा हुआ है OPV और हेपेटाइटिस का। इसमें पहला खुराक लगेगा 6 सप्ताह के बाद। OPV का पहला खुराक जो है ये भी 6 सप्ताह के बाद और हेपेटाइटिस बी का भी पहला खुराक 6 सप्ताह के बाद। फिर 10 सप्ताह के बाद DPT का दूसरा टीका, OPV का दूसरा और हेपेटाइटिस बी का भी दूसरा टीका। 14 सप्ताह बाद इसका तीसरा, इसका भी तीसरा और इन सारी चीज़ों का तीसरा। तो DPT, OPV और हेपेटाइटिस बी ये आप याद रख लेना। यहाँ से 6 सप्ताह से पहला होगा, 10 सप्ताह से इसका दूसरा होगा, 14 सप्ताह से इसका तीसरा होगा। उसके बाद 9 महीने के बाद, ये दोनों टीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 महीने के बाद खसरा का टीका और विटामिन ए का पहला खुराक। 9 महीने के बाद ही विटामिन ए का पहला खुराक लगेगा। उसके बाद 16 से 24 महीने में DPC पहला बूस्टर, खसरा का दूसरा टीका, OPV बूस्टर खुराक और विटामिन ए का दूसरा खुराक। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2 से 5 वर्ष में विटामिन ए, 6 महीने के अंतर पर तीसरी से 9वीं खुराक, कुल 7 खुराक देना है। फिर 5 वर्ष में DPT, फिर 10 वर्ष में TT का टीका और 16 वर्ष में TT का टीका। तो इस तरीके से बच्चों में टीका लगाया जाता है। तो सेम चीज़ जो है वो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। अलग से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर अटैच कर दिया है। BCG का जन्म पर या जल्द से जल्द 1 वर्ष की उम्र के भीतर लगना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का जन्म पर या जल्द से जल्द 24 घंटे के भीतर। OPV 0 जन्म पर या जल्द से जल्द 15 दिन के भीतर।
फिर OPV 1 2 3 6 सप्ताह, फिर 10 सप्ताह, फिर 14 सप्ताह जैसा हमने पढ़ा। तो एक अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे तो याद करने में आसान होगा। उसी तरह DPT 1 2 3, तो 1 2 3 का मतलब पहला 6 सप्ताह, फिर दूसरा 10 सप्ताह और तीसरा 14 सप्ताह पर। उसी तरीके से हेपेटाइटिस बी 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और तीसरा जो है 14 सप्ताह। खसरा ये इंपॉर्टेंट है, 9 माह पूर्ण करने पर विटामिन ए की पहली खुराक खसरा के साथ 9 माह पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो बूस्टर लगेगा वो 16 से 24 माह पर। 10 से 16 वर्ष की आयु पर टीटी का टीका लगता है। स्वास्थ्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को BCG का टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक जन्म के समय ही दी जाती है, जिसको 0 डोज कहा जाता है। BCG का टीका जन्म के समय या यथासंभव जितनी जल्दी हो सके लगवाना चाहिए। जन्म के समय 0.1 ml एवं 1 माह के बाद अगर लगेगा तो 0.5 ml। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। बच्चों में BCG का टीका, DPT के टीके की 3 खुराकें, पोलियो की 3 खुराकें व खसरे का टीका उनकी पहली वर्षगांठ के पहले अवश्य लगवा लेना चाहिए। यदि भूलवश कोई टीका छूट गया है तो याद आते ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता चिकित्सक से संपर्क कर टीका लगवाएं। ये सभी टीके उप स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क उपलब्ध हैं। टीके सभी तभी पूरी तरह से असरदार होते हैं जब सारे टीके जो हैं सही समय पर लगता है और पूरा कोर्स होता है, मतलब 1 2 3 सब कुछ जो है सही समय पर लगना चाहिए। मामूली खांसी, सर्दी, दस्त और बुखार पर भी टीका लगवाया जा सकता है, डरने की कोई बात नहीं होता। अब अगला टॉपिक है बीमारियां एवं उनके बचाव के लिए दिए जाने वाले टीके। कौन कौन सी बीमारी के बचाव के लिए कौन कौन सा टीका लगाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे तपेदिक के लिए, TB के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, ठीक है। फिर तपेदिक विषाणु रहित बीमारी है या जीवाणु रहित बीमारी है, या फिर तपेदिक में क्या होता है, तो इसका हम डिटेल पढ़ लेते हैं। तपेदिक मतलब TB। तपेदिक एक जीवाणु जनित बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह रोग सक्रिय TB से ग्रस्त व्यक्ति के खांसने या छींकने पर फैलता है। ये फैलता भी है ना, खांसने और छींकने पर। सक्रिय TB से ग्रस्त व्यक्तियों को खांसी के दौरे, कभी कभार खांसी में बलगम या खून आना, छाती में दर्द, कमजोरी, वजन घटना, बुखार और रात में पसीना आदि के लक्षण होते हैं। BCG के टीके के जरिए आपके शिशु को TB के खिलाफ प्रतिरक्षण किया जा सकता है। तो एक बार तो मैंने पढ़ के तो बता दिया, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्या है। एक आपको याद रखना है कि तपेदिक जो है जीवाणु जनित बीमारी है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, दूसरा पॉइंट याद रखना है। और तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट कि तपेदिक TB के लिए BCG कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, TB ये वाला B याद रख लेना, और B के बाद क्या आता है C, BCG, इस तरीके से आप याद रखना है ना। फिर अगला है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्या होता है, यकृत मतलब लीवर को इन्फेक्शन कर देता है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। किस वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से ही होता है। और इस टीका का नाम भी बहुत सिंपल है, हेपेटाइटिस बी, या कहीं कहीं पे हेप बी भी लिखा होगा। तो हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है इस बीमारी से बचने के लिए। फिर अगला है पोलियो। पोलियो का वायरस मस्तिष्क और मेरुदंड की नसों में ऊतकों पर हमला करता है और लकवे का कारण बनता है। यह संक्रमित व्यक्ति के मल, बलगम या थूक के संपर्क में आने से फैलता है। आपके बच्चे को पोलियो की ओरल ड्रॉप्स OPV और पोलियो का इंजेक्शन दोनों संयुक्त रूप से दिए जा सकते हैं। जनरली ड्रॉप्स के माध्यम से दिया जाता है। पोलियो की ओरल ड्रॉप्स OVP से पोलियो को दूर किया जा सकता है। और पोलियो किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क और मेरुदंड की नसों को। अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक जीवाणुविक संक्रमण है जो छाती और गले को प्रभावित करता है। यह डिप्थीरिया से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से भी फैल जाता है। जो डिप्थीरिया है, इनके लक्षण में गले में स्लेटी सफ़ेद सी मोटी परत, तेज बुखार, गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ आदि शामिल है। डिप्थीरिया के गंभीर मामलों में यह दिल और तंत्रिका तंत्र को नुकसान भी पहुंचाता है। DTP का टीका आपके बच्चे के लिए
डिप्थीरिया से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या क्या जीवाणुविक संक्रमण है और DTP का टीका लगता है। कैसे याद रखेंगे, डिप्थीरिया भी डी से आता है और DTP ऐसे आप याद रख लेंगे। फिर अगला है काली खांसी। यह अत्यधिक संक्रामक रोग है। यह खांसने और छींकने से फैलता है। इसकी शुरुआत सर्दी जुकाम से होता है, मगर जल्दी ही खांसी का दौरा और ज़्यादा गंभीर होता है। मतलब खांसी जो है गंभीर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खांसी कंटिन्यू आता है। काली खांसी में खांसते वक्त बहुत तेज आवाज़ भी आता है। यह कई हफ्तों तक जारी रह सकता है। काली खांसी को कैसे दूर किया जा सकता है, DTP के टीका, सेम जो है डिप्थीरिया वाला जो लगता है वही काली खांसी के लिए DTP का टीका। DTP के टीका में आपको क्या क्या याद रखना है, काली खांसी, डिप्थीरिया, इसके अलावा टिटनस, ये तीनों याद रखना है। ठीक है, टिटनस क्या होता है, कभी कभी लॉकजा भी इसको कहा जाता है। ये क्या होता है, टेटनस रोग मांसपेशियों में दर्द भरी ऐंठन और अकड़न पैदा कर सकता है। उपचार न करवाए जाने पर यह रोग जानलेवा भी हो सकता है। टेटनस का बैक्टीरिया जो है मिट्टी और पशुओं की खाद में पाया जाता है। यह शरीर में चोट या घाव के जरिए प्रवेश कर जाता है। जैसे लोहा लक्कड़ में लग जाता है तो जनरली बोला जाता है कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में वो होता है। टेटनस का जीवाणु पशु के काटने, जैसे कुत्ता काट देता है, फिर बंदर काट दिया, तो टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। टेटनस का जीवाणु पशु के काटने, नाक, कान आदि छिदवाने और टैटू बनवाने से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। DTP का टीका टेटनस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। फिर अगला है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। यह एक जीवाणु जनित संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से फैल जाता है। यह गले, छाती और कान को प्रभावित करता है। इसकी वजह से और अधिक गंभीर इन्फेक्शन जैसे निमोनिया वगैरह भी हो सकता है। HIV का टीका लगता है। HIV का टीका लगता है इस बीमारी से निपटने के लिए। फिर अगला है रोटा वायरस। रोटा वायरस एक अत्यधिक संक्रमित विषाणु है जो कि शिशुओं में पेट के इन्फेक्शन का सबसे आम कारण होता है। पेट में इन्फेक्शन को ही रोटा वायरस कहते हैं। इसके दो सबसे आम लक्षणों में शामिल है दस्त, डायरिया और उल्टी। पेट खराब होता है तो ये दोनों चीज़ें होता है। रोटा वायरस की वजह से आंत का गंभीर इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन हो सकता है। रोटा वायरस टीके से बच्चे को सुरक्षित किया जा सकता है। तो अगर बीमारी और टीके का नाम एकदम सेम है तो आसान हो जाता है और इस तरह के क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। जैसे बीमारी का नाम और टीके का नाम डिफरेंट है तो उसमें ज़्यादा चांस है कि वो पूछा जाए। अगला है मोतीझरा या टाइफाइड। मोतीझरा एक जीवाणुविक रोग है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के मल या पेशाब के कारण दूषित भोजन या पेय पदार्थ के सेवन से फैलता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, बेचैनी, सिर दर्द, कब्ज या दस्त, छाती पर गुलाबी रंग के निशान और तिल्ली या प्लीहा और यकृत का बढ़ना इत्यादि शामिल है। टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन मतलब TCV लगाकर टाइफाइड से सुरक्षित किया जा सकता है बच्चों को। फिर अगला है खसरा या मीजल्स। यह अत्यधिक संक्रामक रोग है और यह संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से फैलता है। यह तेज जुकाम के साथ शुरू होता है और 3 से 4 दिन बाद चकत्ते दिखाई देना शुरू हो जाता है। MMR का टीका खसरा से बचने के लिए लगाया जाता है। अगला है कंठमाला का रोग। यह एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग की वजह से चेहरे के दोनों तरफ कान के नीचे सूजन हो जाता है ना। इसके अलावा सर दर्द होता है, थकान लगता है, अंडाशयों में सूजन व जलन जैसी श्वास जटिलताएं भी होती हैं। MMR का टीका लगाकर कंठमाला रोग को दूर किया जा सकता है। मतलब इस टीके से उस रोग से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो शरीर में जग जाता है। फिर अगला है रूबेला जर्मन मीजल्स विषाणुओं की वजह से होने वाली बीमारी है जो आमतौर पर ज़्यादा गंभीर नहीं होती। इसकी वजह से बुखार, चकत्ते और ग्रंथियां में सूजन होती हैं।
इसे अंग्रेजी में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम भी कहा जाता है। शिशु का जन्म बहरेपन, अंधेपन, हृदय से जुड़ी समस्याएं या मस्तिष्क क्षति के साथ होने का खतरा भी रहता है। अगर इस तरह की बीमारी शिशु के जन्म के समय होता है तो MMR का टीका लगाने से इससे सुरक्षा पाया जा सकता है। फिर अगला हेपेटाइटिस ए। यह एक विषाणु जनित रोग है, यकृत को प्रभावित करता है। मल में पाया जाता है हेपेटाइटिस वायरस। ये जो वायरस है वो मल में पाया जाता है। दूषित भोजन या पानी से भी ये फैलता है। यह रोग विशेषकर शिशुओं और छोटे बच्चों में ज़्यादा आम है। हेप ए का टीका इसके लिए लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका और हेपेटाइटिस ए के लिए हेप ए का टीका शिशु को सुरक्षा प्रदान करता है। CG इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण की दर जो है 48.7 से बढ़कर 76.4% पहुंच गई है। तो ये जो परसेंटेज है छत्तीसगढ़ का है ना संपूर्ण टीकाकरण में 76.4%, वो आप याद रखिएगा। ये CG इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग है। फिर अगला है न्यूकोकोकल बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया, मोनिंजाइटिस और रक्त विषाक्तता जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। अब ये जो बीमारी है PCV टीके के जरिए शिशु को निमोकोकस से सुरक्षित किया जा सकता है। फिर अगला है इन्फ्लुएंजा टाइप ए। फ्लू संक्रामक विषाणु की वजह से होता है, इसलिए इसका उपचार एंटीबायोटिक दवाओं से नहीं किया जा सकता है। इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं, मगर इनमें बुखार, मांसपेशियां, जोड़ों में दर्द, सूखी खांसी, नाक बहना, उल्टी और दस्त भी हो सकते हैं। H1N1 जिसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है भी इन्फ्लुएंजा टाइप ए विषाणु का ही एक प्रकार है, जिसकी वजह से H1N1 या स्वाइन फ्लू होता है। फ्लू का टीका शिशु को इससे सुरक्षा प्रदान करता है। फिर अगला है छोटी माता चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स अत्यधिक संक्रामक रोग है जो कि हर्पीस समूह के एक विषाणु से होता है। याद रखें नाम, हर्पीस समूह के एक विषाणु से होता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति की खांसने या छींकने या फिर किसी के साथ निकट संपर्क में रहने के कारण फैलता है। इसमें विशेष खुजली वाले दाने, छाले और छल्ले फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। अगर आपके शिशु को पहले एक बार छोटी माता हो चुकी है तो भविष्य में इसके दोबारा होने की संभावना बहुत ही कम होता है। इस रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा के लिए वेरिसेला नामक टीका है जो लगवाया जाता है। फिर अगला है जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस JE विषाणु जनित मस्तिष्क का इन्फेक्शन है। यह मच्छर के काटने से फैलता है और इससे दूर करने के लिए JE का टीका लगाया जाता है। फिर अगला हैजा या कॉलरा। हैजा जीवाणुविक संक्रमण है जो गंभीर दस्त और निर्जलीकरण का कारण बनता है, मतलब डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। यह अशुद्ध पानी पीने या संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुए गए दूषित भोजन के सेवन करने से होता है। कॉलरा का टीका लगाकर हैजा को दूर किया जाता है। अब देखते हैं इधर टीके के नाम है और इधर बीमारी का नाम है, मतलब किस बीमारी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ये जब अभी तक जितना हमने पढ़ा उसका मान के चलो कि सबसे इम्पोर्टेंट टेबल यही है, इसी से ही क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और हम एक बार यहाँ पे कंपेयर भी कर लेते हैं। BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है, तपेदिक ना हो इसलिए। हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी बीमारी के लिए लगाया जाता है। ओरल ड्रॉप्स OVP ये पोलियो बीमारी ना हो इसलिए इसको लगाया जाता है। DTP का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, गलघोटू से बचने के लिए लगाया जाता है। HIV का टीका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B के बचने के लिए लगाया जाता है। रोटा वायरस का आसान है, रोटा वायरस। कॉन्जुगेट वैक्सीन TCV मोती झरा से बचने के लिए। MMR खसरा, कंठमाला का रोग और रूबेला से बचने के लिए। और हेपेटाइटिस ए रोग से बचने के लिए। अगला है PCV टीका क्यों लगाया जाता है, न्यूमोकोकस से बचने के लिए। वेरिसेला ये छोटी माता से बचने के लिए लगाया जाता है। JE जापानी इंसेफेलाइटिस से बचने के लिए। और कॉलरा टीका किसके लिए लगाया जाता है, किस बीमारी से बचने के लिए, हैजा के लिए। तो इतना कुछ आपको आज की क्लास में याद रखना है। तो इस तरीके से आज हम
चौथा टॉपिक भी ख़त्म किए। अगले क्लास में हम पांचवा टॉपिक शुरू करेंगे और इस तरह से जल्द जो है बाकी सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।